और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे तमाम खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी, हर बात सरकार पर डाल दी जाती है, क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का कोई दायित्व नहीं है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्योंकि देखिए, ये सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं और जितेंद्र जी इस पे आपका भी जवाब चाहूंगा जब आपकी बारी आएगी कि वहां पर जनप्रतिनिधि के नाम पर दोनों जनप्रतिनिधि एमएलए और एमपी दोनों आपके हैं। निरंजन जी, पहले आपका जवाब चाहूंगा इसमें। देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में इतनी विकृत हो चुकी है, और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राजनीति को संवेदनशील होना चाहिए। राजनीति जो समाज के अंदर शांति, समाज के अंदर सद्भाव, समाज के अंदर जिसको कहते हैं मुख्य धारा के अंदर आदमी रहे, विकास की बात हो, इन चीजों इन चीजों की प्राथमिकता राजनीति की होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हो क्या रहा है, आज की तारीख में जो लोग संविधान की बात करते हैं, जो लोग न्यायपालिका की बात करते हैं, जो इस देश के अंदर संविधान की प्रतियां लेकर के घूमते हैं, कहीं ना कहीं जब उसी संविधान की बात जब आती है तो उस समय दोहरा मापदंड अपनाना चालू कर देते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जो कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो देश के अंदर जो न्यायालय है वो भी संविधान का एक हिस्सा है। जो उसके बाद में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है वो भी संविधान का हिस्सा। सरकारों का काम होता है जो न्यायपालिका या न्यायालय का जो भी आदेश होता है उस आदेश को अमली जमा पहनाना कार्यपालिका का काम होता है। अगर उसके अंदर कोई मोब या कोई भीड़ तंत्र के नाम पे या कोई इस तरीके से अगर सरकारों को जिस तरीके से आज तक पिछले 75 वर्षों के अंदर एक ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति होती आई है, कोई आज भी अगर उस ब्लैकमेलिंग वाली राजनीति के ऊपर उतारू हो रही है, कहे कि भाई हम जो है भीड़ तंत्र के ऊपर कानून को या संविधान को हम कुचल के धर देंगे, तो मेरे हिसाब से अब वो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। क्योंकि इस देश की अब जो जनता है, पहले खबरें नहीं पहुंचती थी, आज की तारीख में डे टू डे बेसिस के ऊपर और मिनट मिनट की खबरें लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी गैजेट से अपडेट होता है। तो आज की तारीख में कोई भी आदमी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि किसी को विशेष वर्ग का दर्जा दिया जाए या किसी को विशेष इसलिए छूट दे दी जाए क्योंकि वो वर्ग सड़कों पे आ जाता है, पत्थरबाजी करता है और जिस तरीके से बातें की जाती है। मुझको एक बात बताई ना लोग जी, कि जिस तरीके से वहां पे टनों पत्थर उठाए गए हैं, टनों ईटा उठाई गई है वहां पे, क्या वो एकाएक आ गए यानी कि किसी ने भड़काया और वो वहां पे उपद्रव हो गया? तो इतने अगर केवल किसी के प्रवोक करने से उपद्रव यानी कि जिसको कहते हैं क्षणिक उपद्रव अगर हुआ है तो उसके लिए फिर ये पत्थर कहां से आए? पत्थर और ये सारी की सारी व्यवस्था है। तो बिल्कुल जब पहले से किसी चीज की अगर आपकी प्री प्लानिंग हो कि भाई हमें यहाँ पे अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें ऐसा करना है, तभी तो आप उन चीजों की व्यवस्था करके रखेंगे। और आज भी अगर ऐसे लोगों का बचाव करने के लिए या ऐसे लोगों की तरफदारी करने के लिए अगर कुछ राजनीतिक पार्टियां उड़ जाती हो तो मेरा यह मानना है कि वो इस देश को दोबारा से इसी विघटन के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है निरंजन जी, आपके पास आऊंगा। किसी के साथ तुष्टिकरण ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन कोई कहे कि भाई हम भीड़ तंत्र के नाम पे 10, 20, 15 हजार आदमी एक मिनट में हम इकट्ठा हो जाते हैं तो इसलिए हमारी दादागिरी चलती है, वो मेरे हिसाब से कतई न्यायोचित नहीं है। जी ठीक है निरंजन जी, राजनीति में ध्रुवीकरण का जो खेल तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसमें ये बात तो है ही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की मजा जाते हैं, दोनों की बन जाती है, दोनों को अपने अपने जो इश्यूज हैं वो मिल जाते हैं, दोनों के एक तरीके से मसले हल हो जाते हैं, पक्ष और विपक्ष। लेकिन ये क्या लोकतंत्र के लिए ठीक है इस तरीके का माहौल? बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? वास्तविकता ये है कि आप एक बार अपना मूल्यांकन उठा करके देखिए, 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उससे पहले जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं तुष्टिकरण से दूर होता हुआ दिख रहा था, और भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की चेष्टा उस टाइम 2024 के चुनाव में नहीं करी थी क्या? प्रधानमंत्री जी ने चुनावी सभाओं के अंदर यहां तक कहा था कि लोग तुम्हारी एक भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र चोरी करके ले जाएंगे, और पता नहीं कितने निचले स्तर के बयान दिए थे ध्रुवीकरण करने के लिए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तो ध्रुवीकरण नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो अब वर्तमान जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे हरियाणा के चुनाव देख लें,
चाहे महाराष्ट्र के चुनाव देख लें कि वो ध्रुवीकरण अब दोबारा से क्यों हो रहा है, उसका केवल एक ही कारण है रालोद जी, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है कि जिस तरीके से मैं बताऊं, मैंने महाराष्ट्र के चुनाव को बड़ी बारीकी से इनका मूल्यांकन किया है और पिछले 2.5 महीनों से मैंने इन चुनावों को मैं जिसको कहते हैं ग्राउंड जीरो से देख रहा हूं। यहाँ पे आज के 2.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ रही थी महाराष्ट्र के चुनाव में, लेकिन हुआ क्या, चाहे जमीयत की हो, चाहे जमात की हो, चाहे मौलाना सद्दात तोमानी हो, चाहे मौलाना लाहिरी हो, और जिस तरीके से वहां जाकर के महाराष्ट्र के इन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया कि दीन के नाम इकट्ठे हो जाइए, ये आपका करो या मरो का चुनाव है। अगर इस चुनाव के अंदर अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने हरा दिया तो केंद्र की सरकार भी फिर हम गिराने में कामयाब हो जाएंगे। और जिस तरीके से आपने देखा होगा MIM का जो प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र का है, वो औरंगाबाद से जब जुलूस लेकर के 50,000 गाड़ियों के साथ मुंबई पहुंचता है, रास्ते के अंदर जो नंगा नाच जब उस समय उस भीड़ का मोब का होता है, जनता ने उसको बड़ी बारीकी से देखा और जनता ने ये चीज जनता वही ध्रुवीकृत होगी। जनता ने सोचा कि अगर आज स्थिति ये है, कल को अगर ये सत्ता में आ गए तो ये घरों से निकाल करके मारेंगे। और अब ठीक है निरंजन जी, वक्त कम है, चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप